नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 37 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। और ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये डिकोड एग्जाम यूपीपीसीएस 2025 के लिए लेकर आया है। यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। प्रीलिम्स में आपके जीएस पेपर प्लस सीसैट प्लस करंट अफेयर होगा, और मेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जीएस पेपर के साथ साथ आपका हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा, प्लस करंट अफेयर दोनों ही पेपर में आपके ऐड किए जाएंगे। करंट अफेयर अपडेट होते रहेंगे। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो कोर्स और लेकर आया है। एक है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज़। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकेंगे, और इस टेस्ट सीरीज़ में रोज़ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको कि आपको सॉल्व करना है। अगर हम पूरे टेस्ट सीरीज़ में देखें तो आपको 12,000 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर इस टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए भी एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें जीएस का जो सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप लिखकर हमें सेंड करते हैं। हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अगर देखें तो ओवरऑल हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। तो क्लास अगर आपको इस कोर्स से भी जुड़ना है तो नंबर आपको दिया गया है। कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को देखने के पहले आप लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्लास में रोज़ प्रेयर करते हैं ना, कैसी प्रेयर होती है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आज के सेशन में बैठने के पहले लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट लिखिए अपने नोटबुक पे, और उस लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में अपना नाम लिखिए। और ऐसा सोचिए क्लास कि आपके पास जो पीडीएफ आएगी ना सिलेक्टेड कैंडिडेट की, उसमें आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, आपका नाम उस लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ में प्रेजेंट होगा। ये सोचिए और खूब खुश होइए। आप एकदम इमेजिन करिए और इस पल को, इस समय को खूब अच्छे से जिए, कहा जाता है ना जियो। अब थोड़ी देर बाद उठो और सोचो खुद से कि आपने ऐसा क्या किया कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ में आपका नाम होगा। तो आप कहोगे कि मैम मैंने अपनी तैयारी में 100% एफर्ट डाला, मैं जितनी मेहनत कर सकता था, मैं जितनी मेहनत कर सकती थी, मैंने उतनी मेहनत की। मैंने अपनी हर उस कमियों को ढूंढा और इम्प्रूव किया जो कि मेरे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इस पूरे प्रिपरेशन फेज पे अपने पे भरोसा था। यहाँ पर मैं जो शब्द यूज़ कर रही हूँ, अपने पे भरोसा था, मैंने मेहनत की, मैंने 100% दिया, ये सारे शब्द आपके लिए है। आपको ये सब चीज़ें पूछनी है अपने से। आपको अपना नाम लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में अगर देखना है तो सोचिए कि मैं क्यों होऊंगा उस लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट में। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने परिश्रम किया है, मैं अपने प्रति ईमानदार था, मैं अपने प्रति ईमानदार थी ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फेज, और आज उसका रिजल्ट मेरे हाथों में है। तो दोनों चीज़ को बैलेंस करके अपना गोल डिसाइड करिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है उसको डिसाइड करिए, और दोनों को साथ लेते हुए चलिए और पूरे सकारात्मक सोच के साथ इस प्रिपरेशन पर फोकस करिए क्लास, कि हम पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन होगा और पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, और आगे भी बताते चलिए। उन डाउट्स को मैं प्रश्नों के माध्यम से आपसे डिस्कस करके
सॉल्व करा दूंगी, कोई भी टॉपिक कितना भी डिफिकल्ट हो। आप मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, थोड़ा सा, ठीक है। और मैं आपके प्रश्नों को क्या करूंगी, उत्तर आपको दूंगी, और हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक को, उस प्रश्न को प्रश्नों के ही माध्यम से देखेंगे, ताकि आपका टॉपिक तो क्लियर हो, साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर ले, आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ने कहा था कि मैम 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको समझा दीजिए। तो मुझे लगा कि प्रश्नों के माध्यम से ही हम इसको कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले 1935 के पहले हम दो एक्ट और डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, एक 1909 का एक्ट और एक 1919 का एक्ट। तो चलिए, अब आज के सेशन में अभी स्टार्ट रही है, इसके बाद और भी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न एकदम बेसिक सा है। क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान है, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न जो मैंने जानबूझ के लिया है। भारत सरकार अधिनियम 909 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, जब हम 1909 और 1919 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 1909 वाला एक्ट है उसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? 1919 वाले को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। दोनों में दो लोगों का नाम छुपा हुआ है, मॉर्ले और मिंटो। जो मॉर्ले है वो सेक्रेटरी है उस समय, एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में अगर हम देखेंगे तो मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी है और चेम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये चीज तो हमको पता है। मैं भी कहती हूँ वेरी गुड, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी परीक्षा में आपसे बोल दिया जाए कि जब 1909 का समय था उस समय वाइसरॉय कौन था, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट आंसर दे लेंगे, लेकिन बहुतों को लगेगा यार मैं वाइसरॉय पढ़ के ही नहीं गया या पढ़ के ही नहीं गई। जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था 1919 में, तो उस समय वाइसरॉय कौन था? अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि कौन वाइसरॉय था। अगर आपको ये पता है कि 1909 की बात करेंगे तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है, मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी है, वाइसरॉय जो है वो मिंटो है, तो आप बता लेंगे 1909 में ये जो समय था उस समय मिंटो वाइसरॉय था। 1919 जब जलियांवाला बाग कांड होता है तो उस समय वाइसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड था। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने जैसे ही सीक्वेंस पकड़ा आप तुरंत आंसर देना शुरू कर दोगे। बस अभी यहाँ पे मैं और चीजें आपको बताऊंगी, पहले इसका उत्तर हम सही लगा लेते हैं। तो 1909 की बात किया है तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। जब 1909 का अधिनियम पारित हुआ था तब भारत का वाइसरॉय कौन था? देखो, सेम प्रश्न को अलग तरीके से पूछ लिया है, तो अब आपको पता चल गया है कि वाइसरॉय कौन था। मिंटो जो था वो मिंटो द्वितीय वो वाइसरॉय था। यही पर अगर आपसे पूछ ले कि वाइसरॉय की जगह सेक्रेटरी कौन था, 1909 का जब एक्ट आया तो उस समय सेक्रेटरी कौन था, तो आप क्या बता दोगे? उस समय जो सेक्रेटरी था वो मॉर्ले था। क्लियर है? अब परीक्षा में आपसे स्टेटमेंट दे दे कि 1909 का जो एक्ट था उसमें वाइसरॉय जो था वो मॉर्ले था और सेक्रेटरी जो था वो मिंटो था, वो सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। देखो, एग्जाम में इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो हमेशा अपनी तैयारी में एकदम बेसिक से चलो और एकदम डिफिकल्ट तक पहुंचो। अभी मैं आपको इस एक्ट को पूरा पढ़ा दूंगी, लेकिन एकदम बेसिक से बता रही कि 1909 का जो एक्ट है उसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाए तो आप नहीं होंगे। परीक्षा में ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि 1909 का एक्ट जो है उस समय जो वाइसरॉय था वो आपका मॉर्ले था और जो मिंटो था वो सेक्रेटरी था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पर मिंटो वाइसरॉय था और मॉर्ले सेक्रेटरी था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 1909 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया था?
कौन सा प्रावधान लागू किया गया था, ये पूछा गया है। डायरकी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, संघीय शासन प्रणाली, उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो बताइए कौन सा समय चल रहा है? 1909 का समय चल रहा है। 1909 के पहले अगर हम आए 1906 के समय में, तो कौन सा एक मेजर इवेंट हुआ है? बताओ क्लास, कौन सा एक मेजर इवेंट हुआ है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। पता है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। ढाका में कौन था? सलीमुल्लाह खान था। अध्यक्ष कौन था? आगा खान थे। सलीमुल्लाह और आगा खान का नाम याद रखिएगा, ढाका, ठीक है। यहां पर जब बोला जाए 1906 मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन की बात, मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। इसी डिमांड की बात 1909 में की जाती है मौले मिंटो द्वारा कि हम पृथक निर्वाचन की बात करते हैं मुस्लिम लीग के लिए। यहाँ पर 1906 में जब आपका मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ, और मुस्लिम लीग की जब भी बात होगी तो आप याद रखेंगे ढाका के नवाब का नाम, सलीमुल्लाह खान का नाम, और अध्यक्ष आगा खान का नाम आप याद रखेंगे। इनकी मेजर डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, जिसको कि ब्रिटिशर्स कहते हैं 1909 में कि हम फुलफिल करने वाले हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आप में से कई स्टूडेंट को ये तो पता होगा कि 1909 में सेपरेट पृथक निर्वाचन की बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है ये आप में से कई स्टूडेंट को नहीं पता होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, कोई भी एक ऐसा प्रोविंस है, कोई एक प्रोविंस है, प्रांत है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है। किस में है? मेजॉरिटी में है। हम मान के चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एक्स प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 20 है और हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 5 है। हिंदू 5 है, मुस्लिम 20 है। तो ऐसे प्रोविंस में जो इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा, उस इलेक्शन में जो लोग खड़े होंगे एज अ लीडर, वो एक मुस्लिम लीडर होंगे, मतलब वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे। प्लस जो लोग वोट करेंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। मतलब अगर यहाँ पे आपके M1, M2, M3 लीडर्स खड़े हैं, तो ये तीनों लीडर जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे, और इनको जो लोग वोट देंगे V1, V2, V3, V4, V20 तक, वो मुस्लिम ही होंगे। यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। समझ में आया क्लास? समझ में आया? कहीं पर भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो उस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो लीडर्स खड़े होंगे दे विल बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, वो मुस्लिम लीडर्स होंगे, और उनको जो लोग वोट करेंगे इलेक्शन में वो मुस्लिम पॉपुलेशन ही होगी। यहाँ पर हिंदुओं को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, इसी को हम सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। और इसकी डिमांड 1906 में मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी, जिसको कि फुलफिल करने की बात 1909 में की गई। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आपकी परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान की नींव किस एक्ट में रखी गई। जो पाकिस्तान की नींव थी ना, वो ब्रिटिशर्स ने कब रख दी? तो पाकिस्तान की नींव 1909 में रख दी गई, जब मौले मिंटो रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात कर दी। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। अब देखो 1919 वाला जो एक्ट है, 1919 वाला जो एक्ट है, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, ठीक है, लेकिन किसके किसके लिए की गई? सिख के लिए।
सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियंस के लिए। यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है क्लास? कोई भी डाउट? अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग इन सब चीज़ों को लिख भी लीजिए। अब 1932 का जब समय आएगा तो आपको पता है 1932 के समय में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगी, गांधी जी और सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने जाएंगे इंग्लैंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ पर कम्युनल अवार्ड की बात हो जाएगी और महात्मा गांधी इससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो उनको ये बात लगेगी कि 1909 में तो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी मुस्लिम्स के लिए, तो एक तरीके से आपने फूट डाल दी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप दलित के लिए भी कह रहे हैं हम कम्युनल अवार्ड की बात करेंगे, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आपको बाद में पता है कि महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं 1932 में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। चलो, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं क्लास, आप लिखते चलिए, आप लिखते भी चलिए। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा 1909 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था? तो बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को स्वतंत्रता देना, भारतीय परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ब्रिटिश सरकार को हटाना, कांग्रेस को समर्थन देना। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही आसान ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्लास। पहला, भारतीयों को स्वतंत्रता देना। भारतीयों को तो इंडिपेंडेंस देने की ये लोग बात ही नहीं करेंगे। ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, इन सब में भी अभी ये डोमेनियन स्टेटस की बात करते हैं ना। बताइए, ये भारतीयों को इंडिपेंडेंस देने की बात करते हैं, आज़ाद करने की बात करते हैं? नहीं। 1942 में जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, हम कहते हैं करो या मरो, डू और डाई, और अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये हमने डिक्लेयर कर दिया 1929 के सेशन में। तो ये जो आप अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको डोमेनियन स्टेटस देने वाले हैं, हमको नहीं चाहिए। और ये कब स्वीकार करते हैं कि अब भारत को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे? जब माउंटबेटन प्लान आता है। जब माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें बोला जाता है कि पार्टीशन भी होगा, ठीक है, और साथ ही साथ आज़ादी भी दे दी जाएगी। तो उसके पहले तो कहीं पर भी ये भारत को आज़ाद करने की बात ही नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश सरकार को हटाना, अरे बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस को समर्थन देना, नहीं। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। भारतीय परिषदों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर एक और प्रश्न है, ध्यान दीजिए क्या प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी? जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसकी संख्या कितनी कर दी गई थी? बताइए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या कितनी कर दी गई थी? 16, 30, 60 या फिर 100? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, थोड़ा समय लेना हो तो लीजिए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 60। तो 909 एक्ट के थ्रू जो काउंसिल में जो संख्या थी वो 60 कर दी गई थी। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60। ये याद रखिएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा टाइम लीजिए और इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से क्लास। अभी हम लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो 909 एक्ट के तहत देख रहे हैं, ताकि आप प्रश्नों के माध्यम से आपको ये एक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, बताइए। तो बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? बताइए, आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी तक। इसने पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया। इसने भारत को स्वशासन प्रदान किया। इसने केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। इसने भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्थान दिया।
1909 का समय चल रहा है अभी। सेल्फ रूल टू इंडिया, स्वशासन प्रदान करने की बात पूरी हो ही नहीं सकती है। स्वराज की बात पूरी कैसे हो सकती है? 1928 तक तो नेहरू रिपोर्ट में हम स्वराज और डोमिनियन स्टेटस की ही बात कर रहे हैं। अगर 909 में पूरा हो गया होता तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं किए थे, स्वराज की बात ही नहीं किए होते। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसने केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। अभी मैं जब आपको 1919 एक्ट और 1935 एक्ट पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपको पता चलेगा द्वैत शासन की बात प्रांतों में, डायरकी की बात प्रोविंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के तहत की गई है। प्रोविंस में डायरकी की बात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में की गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत डायरकी की बात सेंटर में की गई है, प्रोविंस से हटाकर। ये चीज वहां पर अभी मैं बताऊंगी। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। जब हम प्रोविंस में डायरकी की बात करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा 1919 एक्ट के तहत, और जब हम इसको हटाकर सेंटर में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, इसने भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्थान दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ब्रिटिश संसद में, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये भारतीयों को स्थान देने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है? वो है ए। इसने पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्ति दी। ठीक है, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो थे, एसपी सिन्हा जो थे, याद रखिएगा, वो आपके पहले लॉ मेंबर बने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो गया। यहां पर देखो क्लास, फिर से एक प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद दिए गए, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को जोड़ा गया, सभी भारतीयों को मतदान देने का अधिकार दिया गया, ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। तो सबसे जो आपको इजी ऑप्शन है वो तो यही है। अरे भाई, 1909 का समय चल रहा है, ब्रिटिशर्स कभी नहीं भारत को छोड़ेंगे। ब्रिटिशर्स तो 1947 में भारत को छोड़ के जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडियंस वे आर गिवन द राइट टू वोट, नहीं, सारे भारतीयों को वोटिंग राइट दिया ही नहीं जा सकता है। अभी कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिला, लेकिन सबको तो देने की बात ही नहीं है। ऑल इंडियन मेंबर्स वर एन इंडियन मेंबर्स was added to the Executive Council of Governor General। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 1909 एक्ट मॉले मिंटो एक्ट के तहत एक मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जोड़ा गया एज अ लॉ मेंबर। ये याद रखिएगा, एज अ लॉ मेंबर वो कौन थे? एसपी सिन्हा थे। तो यहां पर आपका ये बिल्कुल सही है, बी। क्लियर है क्लास? और प्रश्न देखो, ये देखो, निम्नलिखित में से 1909 अधिनियम के तहत वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय में पहले भारतीय सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बाल गंगाधर तिलक को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं, महात्मा गांधी तो है ही नहीं, अभी महात्मा गांधी 1915 में लौटेंगे। ठीक है, फिर सर सैयद अहमद खान को नहीं, यहाँ पर एसपी सिन्हा को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय सदस्य जो थे वो एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये याद रखिएगा, एसपी सिन्हा। ठीक है, जिन्हें एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था, कानून सदस्य अपॉइंट किया गया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय को वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में स्थान मिला। ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दी है, याद रखिएगा बस आप। अभी मैं आपको एक साथ 1909 में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो रिवाइज करा देती हूँ।
चलो यहाँ से 1919 से स्टार्ट हुआ है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ पर भी आप लोग बैठे हुए हैं आप देखिएगा आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद हुए हैं, आप मुझे ये बताइएगा बस। 1909 का समय चल रहा है। 1909 के समय को याद करने के पहले मैं 1905 का समय और 1906 के समय को याद करूंगी। 1905 का जो समय है वहाँ उस समय क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। कर्जन क्या कहता है कि जो प्रशासन है, बंगाल जो है ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इसे एडमिनिस्टर करना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। इसी वजह से मैं बंगाल को क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल का जो है वो आसान नहीं है क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। इसी वजह से मैं बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा हूं, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। लेकिन रीजन क्या था, कर्जन फूट डालना चाह रहा था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। हम हिंदू को मुस्लिम से अलग कर दे। और आपको पता है जो ईस्ट बंगाल था वहां पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू की मेजॉरिटी थी, तो इन्होंने हिंदू प्रोविंस को अलग कर दिया जहां पर मेजॉरिटी थी, वेस्ट बंगाल, जो आपको अभी भी पता है। कई बार ये प्रश्न बनता है ना कि वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया के मैप में किस तरफ है, ईस्ट में है, लेकिन हम इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं जो वेस्ट बंगाल है वो भारत के मैप में ईस्ट की तरफ है, तो हम इसे वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। क्योंकि याद रखिएगा जब 1905 का समय था तो ये पूरा आपका बंगाल था और बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, वेस्ट बंगाल जो कि आज हमारे भारत में है, ठीक है, और ईस्ट बंगाल जो कि आज क्या है, बांग्लादेश है। और जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था, तो पाकिस्तान आपको इधर भी बना था और इधर बांग्लादेश में भी, और बाद में आपको पता है कि हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, लिबरेट किया। तो कर्जन ने क्या किया, हम लोग 1905 में फिर लौटते हैं, अब उधर मत चले ना, फिर आओ। 1905 में कर्जन ने डिवाइड कर दिया, लोगों ने विरोध भी किया, सब हुआ। 1905 और 6 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो सेशन हुए। पहला सेशन जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था 1905 वाला, कहाँ पर, बनारस में। दूसरा सेशन जो था वो दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। 1906 में क्या हुआ बताओ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की बात की, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, अरे आप चिंता मत करिए, 1909 वाला एक्ट आने दीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं, हम आपकी डिमांड पूरी करते हैं। 1909 में इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पूरी करने की बात कह दी। क्लियर है ये चीज। चलो ये प्रश्न आप बता लोगी। इसके साथ ही साथ 1909 की जब बात होगी तो आप और क्या क्या चीजें याद रखोगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, बताओ। फिर उसके बाद आप बताओगे एसपी सिन्हा, लॉ मेंबर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, और एक चीज आप और बताओगे, फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, वो किसे कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। पाकिस्तान की नींव कब रख दी गई, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में। और यहां पर एक जो प्रश्न और है वो मैं आपको बता दूं, ये वाला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनको 60 कर दिया गया। कितने से,
पहले 16 मेंबर हुआ करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब उनकी संख्या 60 कर दी गई, 60 कर दी गई। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब आपको 1909 वाले एक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट याद रहे। सबसे पहले आप मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके बारे में बात करेंगे आप। फिर लॉ मेंबर एसपी सिन्हा के बारे में आप बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को शामिल किया गया एज अ लॉ मेंबर, वो एसपी सिन्हा थे। फिर आप बताएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनको इंक्रीज करके 16 से 60 कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये सारी पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। Which of the following administrative changes was made in the Act of 1919? 1919 के एक्ट की बात यहां पर की गई है आपसे। डायरकी इन द प्रोविंस, ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, फॉर सिख ओनली, कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1919 का एक्ट है, 1919 याद रखो, मैंने आपको बताया है क्या चल रहा है 1919 में, ईयर में रॉलेट एक्ट भी, रॉलेट सत्याग्रह भी, जलियांवाला बाग कांड भी। एक चीज आपने नोटिस की है, जब जब इंडिया में थोड़ा सा भी आक्रोश बढ़ा है लोगों में, 1905 वाला जब विभाजन हुआ तो लोग गुस्सा हुए। उन लोगों को समझ में आने लगा कि अब ये ब्रिटिशर्स हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आईएनसी में भी विभाजन हुआ, नरम दल गरम दल में, तो लोगों का जो आक्रोश है ब्रिटिश सरकार के ऊपर बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अरे रुकिए रुकिए, आप लोग शांति बनाए रखिए, मुस्लिम लीग वाले भी शांति बनाए रखिए, सब आईएनसी वाले भी शांति बनाए रखिए, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। ब्रिटिशर्स कहते हैं हम एक एक्ट अभी लाने वाले थे तुरंत 1909 में, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। बताइए मुस्लिम लीग आपको क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन लाइए, हम लिख रहे हैं। आईएनसी के मेंबर्स आपको क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन शामिल होना चाहिए, जरूर एसपी सिन्हा को शामिल करते हैं लॉ मेंबर बना के। और सेंट्रल लेजिस्लेचर में तो हम नंबर ऑफ मेंबर्स भी बढ़ाने जा रहे हैं 16 से 60। और क्या चाहिए, चलिए आप लोग शांत रहिए, खुश ना, सब खुश, चलो। तो स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी जो होती है, कहा जाता है ना कि एक गधा है, एक गधे के सामने एक डंडा बांध दो और उस डंडे में क्या कर दो, कैरेट लटका दो। वो गधा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कैरेट को खाने के लिए वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसे ऐसा फील होगा कि बस मैं अभी कैरेट को, गाजर को खाने वाला हूं, लेकिन उसको गाजर नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार जब भी देखती थी कि कोई एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो वो तुरंत कहती थी आप लोग रुके रहिए, हम लोग एक नया एक्ट लाने वाले हैं आपकी बात ही सुनने के लिए। 1919 वाला जैसे समय आया, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, सब मतलब एकदम थोड़ा आक्रोश बढ़ रहा है इतना, तो अरे हम तो एक्ट ला रहे हैं, एक एक्ट है, कौन सा एक्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ऐसे समझिए। अब देखो गोलमेज सम्मेलन और सब हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पर फिर थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। 1932-33 का समय आपको थोड़ा आक्रोश भरा दिखेगा, अरे हम लोग तो एक्ट ला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपकी डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो आपको हमेशा एक चीज इंडियन हिस्ट्री में दिखेगी, जब भी कोई एक मेजर इवेंट हुआ है तो उसके बाद एक एक्ट आया है लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो इस प्रश्न पे। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है डायरकी। हम द्वैत शासन प्रणाली की बात करते हैं प्रोविंस में, प्रांतों में, किसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, सिख के लिए, यूरोपियन के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है, ना कि खाली ओनली लिखा है, इस वजह से गलत हो गया। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई होती सिख के लिए, यूरोपियंस के लिए,
ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, तो ये आंसर आपका सही होता। ओनली के कारण ये गलत हो गया। कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं की गई है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई है। उत्तर आपका सही हो जाएगा ए। और हमेशा याद रखिएगा क्लास, जब भी डायरकी की बात आएगी, द्वैत शासन प्रणाली की बात आएगी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में द्वैत शासन प्रणाली की बात की गई है प्रोविंस में, प्रांतों में। और जब हम 1935 के एक्ट में आएंगे तो इसी द्वैत शासन प्रणाली को सेंटर में लगाने की बात की गई है, प्रोविंस से की बात नहीं की गई है, ये याद रखिएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, वैसे ही द्वैत शासन प्रणाली क्या है, डायरकी क्या है। जिस डायरकी की बात हम 1919 एक्ट में कह रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, और हम कह रहे हैं प्रोविंस में डायरकी लगाई गई है, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई है। डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन, समझ में आ रहा है, प्रोविंस में, प्रांतों में, इसका मतलब क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आपकी होती है ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक होती है रिजर्व लिस्ट। एक होता है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब क्या, रिजर्व सब्जेक्ट मतलब इसमें ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पुलिस, फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे किसके, ब्रिटिश गवर्नर के, वाइसरॉय के। रिजर्व कर दिया गया है इन सब्जेक्ट को, पुलिस को, फाइनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को। इसमें जो भी डिसीजन होगा वो किसका होगा, वाइसरॉय का होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नर का होगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है क्लास? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई डायरकी की बात आपसे करे कि डायरकी मतलब क्या होता है। मैं स्लाइड से थोड़ा हट जाती हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी कोई डायरकी की बात करे तो याद रखिएगा, डायरकी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें गवर्नर डिसीजन लेता है, लेकिन एड एंड एडवाइस लेता है किसकी, मिनिस्टर्स की। ठीक है, यहाँ पर आप एक काम करिए, इंडियन मिनिस्टर्स अभी हटा दीजिए, इंडियन मिनिस्टर्स नहीं सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इंडियन मिनिस्टर्स मत लिखिए, बस लिखिए यहाँ पर जो गवर्नर डिसीजन लेगा ट्रांसफर्ड लिस्ट में वो मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर। लेकिन जो रिजर्व लिस्ट होंगी, जो आरक्षित लिस्ट होंगी, वहाँ पर जो डिसीजन होगा वो गवर्नर का होगा। यहाँ पर गवर्नर को लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्लास? बताओ, क्लियर हो गया? अब भूलेगा किसी चीज़ में कंफ्यूजन? कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि 1919 जो एक्ट है उसमें डायरकी कहाँ लगाई गई थी, तो आप बोलेंगे प्रोविंस में, प्रांतों में। फिर कोई आपसे पूछेगा डायरकी मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स में मेन चीज़ें होती है, जैसे पुलिस, दूसरा फाइनेंस, पैसे, तीसरा लॉ एंड ऑर्डर। इस पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, गवर्नर का होगा। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वहां पर भी कंट्रोल गवर्नर का होगा, लेकिन गवर्नर को कौन एडवाइस करेगा, कौन हेल्प करेगा, मिनिस्टर्स। ये याद रखिएगा। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आपके एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा आएगी। तो हस्तांतरित और आरक्षित, आरक्षित जो है वो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो गवर्नर के अंदर होंगे। गवर्नर ही जो है वो अपना डिसीजन लेगा। ब्रिटिश गवर्नर की बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडियन मिनिस्टर्स हटा दिया। फिर दूसरा हस्तांतरित की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका ट्रांसफर्ड है, और यहाँ पर गवर्नर जो है, जो गवर्नर है वो एडवाइस ले सकता है किसकी, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देंगे। क्लियर हो गया ये चीज, डायरकी मतलब। चलो, इसी डायरकी को
1935 के एक्ट में प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगाया गया है। क्लियर हो गया होगा। चलो आप इसको देखो, इस प्रश्न को, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत को क्या बनाया गया था? ध्यान दीजिएगा क्लास, भारत को क्या बनाया गया था? एक सॉवरेन नेशन, एक फेडरेशन, एक रिपब्लिक या फिर एक कॉलोनी? अब पहले की क्लास में भी मैंने आपको बताया संघीय मतलब क्या होता है। हम जब आपसे पूछे संघीय ढांचा क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में कहिए कि मैम संघ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगर आज हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और मैं आपसे कहूं भारत में संघीय ढांचा है, ठीक है, तो चलो ठीक है, आप कहोगे हाँ मैम संघीय ढांचा के कुछ फीचर्स हमारे यहाँ हैं, ठीक है। मैं कहूँगी कहाँ से आपको वो फीचर्स दिखते हैं, कहाँ पर? तो आपके तुरंत आंसर होना चाहिए कि मैम 7 शेड्यूल में। अगर आप 7 शेड्यूल को ध्यान से देखेंगी तो वहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है। जो शक्ति है उसके वितरण, मतलब जो भी उसको डिवीजन करने की बात की गई है, वितरित करने की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो स्टेट लिस्ट में है, कुछ सब्जेक्ट आपके सेंट्रल लिस्ट में है 7 शेड्यूल में, और कुछ सब्जेक्ट समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट है वहाँ पर पावर राज्यों के पास है, स्टेट के पास है लॉ बनाने की। जो सेंट्रल लिस्ट में है वहां पर पावर सेंटर के पास है, ठीक है, लॉ बनाने की। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, वहां पर सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। क्लियर है ये चीज? तो संघीय ढांचा में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यहाँ पे बोला गया है, जब हम 1935 के एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने किसकी बात की? हमने यहाँ पर एक फेडरेशन की बात की। तो कभी भी आपकी परीक्षा में बात पूछे, परीक्षा में प्रश्न बने कि फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो फीचर है, फेडरल स्ट्रक्चर का जो फीचर है वो हमारे भारत ने कहाँ से, किस एक्ट के तहत लिया है? तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। क्लियर है? चल देखिए, मैं प्रेजेंट को पास्ट से कोरिलेट कर रही हूं। मैंने कहा फेडरल मतलब संघीय ढांचा, फेडरलिज्म। मैंने कहा परीक्षा में आपके प्रश्न बना कि हमारे संविधान में जो फेडरलिज्म फीचर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर वाला फीचर है, वो हमने कहाँ से लिया है? तो आप बताएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी डिवीजन ऑफ पावर किया गया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और आज अगर हम प्रेजेंट में देखें और हम 7 शेड्यूल अपना देखें, 7 शेड्यूल, तो यहाँ पर भी हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। क्लियर है क्लास? अब आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा आप लोग। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर अ फेडरेशन ऑफ इंडिया विच वाज टू कंसिस्ट। अब यहाँ पर तो हम जब बात करते हैं तो हम स्टेट की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, लेकिन अभी 1935 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, ये चीज़ क्लियर है ना। तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर की जब हम बात करेंगे तो किसके किसके मध्य करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडिया में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। वैसे प्रोविंस जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट जो अभी थोड़े बहुत प्रिंसली स्टेट बचे हैं जहाँ पर राजा हैं, उनकी बात, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब फेडरेशन की बात की गई है तो स्टेट और सेंटर की बात नहीं की गई है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की बात की गई है और प्रिंसली स्टेट के बीच में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। हाउएवर द फेडरेशन नियरली never fully come into the effect because the princely state did not join। इसमें लिखा है फेडरेशन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है। Despite this, the act introduced provincial autonomy, giving province more power and reducing British control over them। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम बात करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का प्रोविंस पे वो अब घटता हुआ दिखेगा और दिखेगा भी।
ये भी क्लियर है आपको। 1930 बाइकैमरलिज्म मतलब क्या है? अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस की बात किस किस प्रोविंस में कर दी गई थी? 6 प्रोविंस में आउट ऑफ 11। यहां पर ध्यान देना। इस प्रश्न को देखिए क्लास, प्रश्न नहीं है ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात की गई है, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर को द्विसदनीय बनाया गया। देखिए बाइकैमरलिज्म की जब हम बात करेंगे मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो यहाँ पर बोला गया है सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर 1 मिनट क्लास, खुद से जूम हो गया था थोड़ा सा बीच में रुकावट के लिए, सॉरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर की जब हम बात कर रहे हैं 1919 एक्ट के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, तो यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर में बाइकैमरलिज्म की बात की गई थी। ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। जहां पर अपर हाउस और लोअर हाउस की बात की गई, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। और मैंने आपको बताया है 1919 एक्ट के तहत ही हमने किसकी बात की थी? हमने डुअल डायरकी की बात की थी। कहां पर? प्रोविंस में। डायरकी मतलब क्या है? हम ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट की बात कर रहे हैं। कहां पर? प्रोविंस में। ये याद रखिएगा। बाइकैमरलिज्म की बात की गई थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लेकिन जब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की बात की गई थी। द्विसदनीय, ये याद रखिएगा, बाइकैमरलिज्म 2 सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस, और कहाँ कहाँ? बंगाल में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में और संयुक्त प्रांत में। इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं थोड़ा समय लेके, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो क्लास अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। बस ये याद रखिएगा 1935 एक्ट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डायरकी सेंटर पे बोली गई है, और जब हम बात करते हैं 1919 एक्ट की तो वहाँ पर डायरकी जो है वो प्रोविंस में बोली गई है, ठीक है। और बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 6 प्रोविंस में कही गई है आउट ऑफ 11 प्रोविंस, जिसमें आपका बंगाल है, बिहार है, बॉम्बे है, ठीक है, और यूनाइटेड प्रोविंस है और प्लस असम भी है। यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर अपर और लोअर हाउस की बात इन 6 जगह की गई थी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6, छठवां असम है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगी, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताइए क्लास, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की गई है के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? अभी मैंने बताया फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो फीचर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लिया गया है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर हम 3rd शेड्यूल में देखते हैं, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्टों की बात की गई है। और रेसिडरी पावर है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही सेंट्रल लिस्ट में है और ना ही समवर्ती सूची में कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वहाँ पर लॉ बनाने का अधिकार सेंटर के पास रहता है। लेकिन अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहे हैं, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस, उसको हमने कितने लिस्ट में डिवाइड किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वहाँ पर भी हमने इसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। 3 लिस्ट। कौन कौन सी लिस्ट है? एक आपकी प्रोविंशियल लिस्ट होगी, प्रोविंस लिस्ट, एक आपकी फेडरल लिस्ट होगी और कॉन्करेंट लिस्ट होगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। एक क्या है? फेडरल लिस्ट है, जिसको कि आज हम किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल लिस्ट के नाम से। एक आपका प्रोविंशियल लिस्ट है जो कि प्रोविंस के लिए थी और प्रोविंस का अधिकार था इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का, और आज हम देखें तो हम उसे
स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, समवर्ती सूची, जहां पर दोनों को अधिकार था। अगर आप ध्यान से देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 3 लिस्ट थी, क्लियर है, संघीय सूची, मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों लॉ बना सकते थे। सब्जेक्ट अगर देखें तो इसमें 59 सब्जेक्ट हुआ करते थे, इसमें 54 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और इसमें 36 सब्जेक्ट हुआ करते थे। और आपको पता है यही लेटर ऑन आज हम देखेंगे हमारे संविधान के 7 शेड्यूल में है। ठीक है, डन क्लास, समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किस उद्देश्य से किया गया था? जो फेडरल कोर्ट है उसको स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत उसके पीछे का पर्पस क्या था? राज्यों के बीच विवादों का निपटाने के लिए, कानून की समीक्षा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन एक न्यायालय बनाने के लिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फेडरल कोर्ट जिसका का एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था, उसका मेन पर्पस था टू रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स, प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पे प्रोविंस कर लो, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू नहीं किया गया था? कौन सा लागू नहीं किया गया था वो पूछा गया है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो 1935 के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या डायरकी। तो बताइए, अब तो याद हो गया होगा, जब भी हम डायरकी की बात करेंगे, द्वैध शासन की बात करेंगे सेंटर में, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया सेंटर में। लेकिन जब हम डायरकी एट प्रोविंस की बात करेंगे तो वो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के तहत आया है। तो यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। संविधान सभा की स्थापना, अरे अभी संविधान सभा की स्थापना की बात ही नहीं हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अरे होने दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पढ़ने दो, प्रेशर लगने दो कि अब भारतीयों की आवश्यकता है, भारत हमारा सपोर्ट करे, हमें इनकी ज़रूरत है। अब इनका क्या जीतने के लिए, इनका विश्वास जीतने के लिए क्या करेंगे? जो इनकी डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे। अभी हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो संविधान लिखेंगे भारत का। तो ये कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगस्त ऑफर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जिसमें भारतीय होंगे और भारतीय खुद अपने संविधान को लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, लेकिन डोमेनियन स्टेटस, आप ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही रहेंगे, आप ब्रिटिश सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करके रहेंगे। क्रिप्स मिशन में भी सेम यही सब चीजें। हमने कहा हटो, नहीं चाहिए, अब जाओ, टाटा बाय बाय। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज। आने वाली 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्च में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम तुम्हारे इन लॉज को भी नहीं मानेंगे फालतू वाले, जिसके थ्रू आप इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर, अब हम उन लॉ को भी ब्रेक करेंगे। दांडी मार्च सब स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अब एक सीक्वेंस आपको समझ में आता होगा अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स को देखा है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है जो आज पहली क्लास देख रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है एज अ फैकल्टी आपसे, आप पहले की क्लासेस को ज़रूर देखिए, उससे आपको ये पूरा सीक्वेंस समझ में आने लगेगा आधुनिक भारत का, और सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से क्लास। अब आप क्या करते हो, आप एज अ स्टूडेंट क्या गलती करते हो, आप एक्ट को अलग पढ़ते हो। अब आप रटना शुरू करते हो 1909 का समय है, 1919 का समय है, 1935 के समय में क्या कि नहीं, आप सीक्वेंस पकड़ो ना। ये जो एक्ट आएंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए जाएंगे, वो आपको लालच देने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए लाए जाएंगे। और वो लॉलीपॉप कैसा देंगे? आपकी डिमांड के ही बेसिस पर, जो आप डिमांड किए थे। हाँ, अब ये दूसरी बात है कि 1929 की डिमांड को अभी ये 1940-42 में भी पूरा करेंगे नहीं। ये अभी भी हमें पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं करेंगे। ये 1928 की नेहरू रिपोर्ट की ही बात करेंगे।
अरे हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं लेकिन अब हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आप जब सब ऐसा सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको हर चीज याद रहेगी। आप क्यों कंफ्यूज होंगे मुझे बताओ। 1935 का एक्ट आया है, अब आपको पता चल रहा है कि आईएनसी का जो पकड़ है, जो भारतीयों की पकड़ है भारत में, वो मजबूत हो रही है। तो अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का, इंडियंस का, वो बढ़ाएंगे ही, इनकी मजबूरी हो गई है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी। चलो, तो यहां पर अगर हम देखें व्हाट वाज नॉट, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो बात ही नहीं होगी अभी यहाँ पर। हाँ, द्वैत शासन प्रणाली की, संघीय ढांचा की, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाएगी। क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, 1935 एक्ट के तहत क्या दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियां किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होती है यहाँ पर गवर्नर जनरल की शक्ति? इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, आईएनसी के, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के? अरे भाई, गवर्नर जनरल की बात की गई है तो ये याद रखिएगा, ये हमारे और आप, हमारे मतलब हमारे सगे नहीं हैं, ना ही ये प्रोविंस के सगे हैं, ना ही ये प्रिंसली स्टेट के सगे हैं। अगर ये सगे होंगे तो किसके होंगे? ब्रिटिश संसद के। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आएंगे तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगला देखिए क्या दिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस प्रकार की मताधिकार प्रणाली लागू की गई? तो बताइए किस प्रकार की? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज की, फ्रेंचाइज फॉर मेल ओनली, या फिर कास्ट वोटिंग की बात की गई है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात यहां पर हो रही है क्लास, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। किसके लिए? 1935 में डिप्रेस क्लासेस के लिए, विमेंस के लिए और लेबर के लिए। ये भी बात आपको याद रखनी है कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। किसके किसके लिए की गई थी? विमेंस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और लेबर क्लास के लिए। आप बताइए आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्टोरल सिस्टम की बात की गई है, इलेक्टोरल सिस्टम में किस फ्रेंचाइज की बात की गई है? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, लिमिटेड, या फ्रेंचाइज फॉर मेल ओनली, या फिर कास्ट बेस्ड? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात की है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की तो बात ही नहीं होगी। अभी तो हम लोग के पास वोटिंग अधिकार है। अब बोला जाता है ना कि 18 से, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं, 18 साल के, तो अब आपके पास क्या है? वोटिंग राइट है। आप एडल्ट में आएंगे और आपके पास वोटिंग राइट है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज फॉर मेल ओनली, कास्ट वोटिंग सिस्टम किसी की नहीं, लिमिटेड, सीमित मताधिकार की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के किन प्रावधानों को स्वतंत्र भारत के संविधान में शामिल किया गया? तो जल्दी बता दो मुझे। फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है, डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर और डिवीजन ऑफ पावर, जब हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो फेडरलिज्म मतलब ही होता है संघीय ढांचा में डिवीजन ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं। और डिवीजन ऑफ पावर की बात हम किसके किसके मध्य करते हैं? उस समय तो हमने ब्रिटिश प्रोविंस से रिलेटेड और प्रिंसली स्टेट के बीच में की थी, और अब आपको पता है कि हम किसके बारे में करते हैं? स्टेट और सेंटर के मध्य में करते हैं। तो जब भी संघीय ढांचा की बात आएगी तो आप ऑटोमेटिकली क्या बताएंगे? आप ऑटोमेटिकली बताएंगे कि हमने इसके प्रोविज़न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। ठीक है, क्लियर है क्लास? चलो, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछी गई है, एक टर्म दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से हमने बोरो किया है, तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो जुडिशियल रिव्यू वाली जो बात है, वैसे तो ये यूएसए से ली गई है। कहाँ से लिया गया है ये ध्यान दीजिएगा क्लास, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आपको। जुडिशियल रिव्यू वाला जो प्रोविजन है
ये हमने लिया है कहाँ से? यूएसए से लिया है, ये ध्यान दीजिएगा, यूएसए से लिया है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी को थोड़ा आप हटा सकते हैं क्योंकि जुडिशियल रिव्यू प्रोविजन लिया गया है कहाँ से? यूएसए से। अगला प्रश्न देखते हैं। 1937 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रस्तावित आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पर यही बनता है कि 1937 का जो हरिपुरा सेशन था उसको प्रिसाइड किसने किया था? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो आर्थिक नीति जो पेश की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गांधीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, भारतीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, समाजवाद को लागू करना या किसानों को ऋण मुक्ति देना। तो ध्यान दीजिएगा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था की बात नहीं की गई है, भारतीय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, किसानों की को मतलब ऋण मुक्त करना नहीं की गई है। तो भारतीय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात की गई थी इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए 1938। अब आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस की जब भी हम बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन में आपके प्रिसाइड किया था। जो पहला सेशन था हरिपुरा सेशन 1937 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस एज अ प्रेसिडेंट आपके आए थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन खड़ा रहता है? पट्टाभी सीतारमैया, जिसको कि कौन सपोर्ट करते हैं? महात्मा गांधी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब वोटिंग कराई जाती है तो महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट हैं वो हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस ज़्यादा वोट पाते हैं। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चलते सुभाष चंद्र बोस आईएनसी से रिजाइन कर देते हैं और वो किसका गठन करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। अब देखिए, विच प्लान डिड सुभाष चंद्र बोस प्रायोरिटाइज एट द 1938 हरिपुरा सेशन? तो बताइए, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना नहीं। सुभाष चंद्र बोस आपको लगता है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करेंगे? नहीं, पाकिस्तान की मांग को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं स्वीकार करेगा। बाद में जाके वो स्वीकार करते हैं, नहीं तो कहीं पर भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, पंचायती राज प्रणाली, औद्योगिकरण और रक्षा उत्पादन की बात यहाँ पर की जाती है। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफेंस की बात सुभाष चंद्र बोस के उसमें की जाती है। और आप याद रखेंगे त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। ये देखो, ये प्रश्न भी आ गया, इसी को देख लेते हैं हम। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है 1939 की में। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में गांधी जी ने किस आधार पर पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया था? तो बताइए किस आधार पर? ये क्लियर है ना, 1939 का त्रिपुरी सेशन, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, दूसरी तरफ गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। तो किस उस पे किया था? उनकी समाजवादी विचारधारा पर, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति पर, संगठनात्मक अनुशासन को बनाए रखने के लिए या भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन के लिए? तो थोड़ा समय लीजिए और उत्तर दीजिए। बताइए यहाँ पर क्या सही उत्तर है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है क्लास, आपको हर तरीके से प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर है टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। और आप सभी को पता है रिजल्ट क्या होता है, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन प्रिसाइड करता है इनकी जगह पर? जब सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो कौन प्रिसाइड करता है? राजेंद्र प्रसाद। बताइए कमेंट बॉक्स में, राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइड करते हैं? बताइएगा हाँ या ना, आंसर लिख के। अगला देखो, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्यों इस्तीफा दे दिया? वही सेम प्रश्न। वे गांधी जी से असहमति रखते थे, वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते थे, कार्य समिति ने उनके साथ सहयोग करने से मना कर दिया था, या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, उपयुक्त सभी जो है वो आपका आंसर है। यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था तो हम देख सकते हैं कि लीडर्स के भी अलग अलग तरीके के विचार थे। कुछ लीडर्स को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वर्ल्ड वॉर में अब
इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर उन पर क्रिएट हो रहा है। अब उनकी जो शक्ति है वो कम होती जा रही है और जब वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो इसी समय हमें भी अपने देश को आज़ाद कर लेना चाहिए। ये एकदम सही समय है कि इनके दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर हमें अपने देश को आज़ाद कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिनको लगता था कि अभी ये सही समय नहीं है, एक बार वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो उसके बाद हम बात करेंगे। तो लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस की बात होगी तो याद रखिएगा गांधी जी से कुछ मतभेद भी था और वे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते थे। कार्य समिति ने उनके साथ सहयोग करने से मना भी कर दिया था, कुछ डिस्प्यूट्स भी थे और ये सारे रीजंस तो हैं वो आपके सही हैं। अगला देखते हैं, कांग्रेस कार्य समिति ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय क्यों लिया? इंडिविजुअल सत्याग्रह, अभी तक असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रही जिसे चुना था वो थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे एक इंडिविजुअल लीडर आपका इस सत्याग्रह को क्या करता था, लीड करता था, फिर बाद में लोग उनसे आके जुड़ते थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? देखिए, ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए, मुस्लिम लीग के साथ सत्ता साझा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को अहिंसक विरोध के माध्यम से भारतीयों की इच्छा से अवगत कराने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का समर्थन करने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का पर्पज़ ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम मुस्लिम लीग का समर्थन करेंगे। बताइए, मुस्लिम लीग के समर्थन की बात यहाँ पर की गई है क्या? नहीं, मुस्लिम लीग के समर्थन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, हम जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह की स्टार्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा करेंगे और विनोबा भावे को चूज़ करेंगे, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। जर्मनी को हम नहीं सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर दिया गया है मुस्लिम लीग के साथ, फिर टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लीव इंडिया, टू मेक ब्रिटिश गवर्नमेंट अवेयर ऑफ इंडियन एस्पिरेशन थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर दो आपका सही हो सकता है, अगर आपको समझ में आ रहा हो, या तो ए सही होगा या तो आपका बी सही होगा। ठीक है, या तो सॉरी आपका बी नहीं, या तो आपका सी सही होगा। और आपका जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए? वो क्या है? वो सी आपका जो है वो सही उत्तर है। कभी परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो आप बताइएगा अक्टूबर 1940 में। ठीक है, दिल्ली चलो का समय आ गया है अब। तो यहाँ पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्वॉल्व थे, तो कहीं ना कहीं अब हम नहीं चाह रहे थे कि एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी स्टार्ट हो, शांति बनाए रखना चाह रहे थे। शांतिपूर्वक ढंग से ब्रिटिशर्स को अपनी इच्छाएं बताने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। मुस्लिम लीग, ये जर्मनी के साथ पावर शेयर करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना, मतलब उन पर प्रेशर डालना, नहीं। अभी तो हम 1942 में कहेंगे डू और डाई करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, अभी इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इसमें हम क्विट इंडिया की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आने दो 1942 का समय, अभी 1940 ही चल रहा है। तो विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस ने किस दस्तावेज को अंतिम चेतावनी के रूप में पारित किया था? त्रिपुरी रिजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन, वर्धा रिजोल्यूशन, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान तो भाई 1947 के समय में आएगा, जब माउंटबेटन पार्टीशन करा देगा, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर देगा, हिंदू मुस्लिम पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हो जाएगा और दोनों को आज़ादी मिल जाएगी। बात की बात है। वर्धा प्लान जो है ये आपका सही उत्तर है। क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले वर्धा प्लान रखा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन रिपोर्ट आपको पता है, ये तो अगस्त ऑफर के बाद आई है ना, 1940 के बाद 1942, जिसमें प्रपोजल दिए गए थे। त्रिपुरी प्रस्ताव बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। गांधी ने डू और डाई का नारा कब दिया? तो मैंने अभी आपको बताया, जब क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाएगा तो गांधी जी क्या कहेंगे? करो या मरो का समय आ गया है। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, अब सब भागो यहाँ से, अब किसी को यहाँ पर नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा
क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। बी आपका सही उत्तर है। और ध्यान दीजिएगा क्लास, कांग्रेस की जो समिति थी उन्होंने वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया था जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम भारत छोड़ो प्रस्ताव कहते हैं या फिर जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। और वर्धा में जो मीटिंग हुई थी वो जुलाई 1942 में हुई थी। ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। वर्धा में जो मीटिंग हुई थी आपकी वो जुलाई 1942 में हुई थी, जिसमें हमने क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन पास किया, जिसको कि हम अगस्त रिजोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि 1 अगस्त 1942 को याद रखिएगा, 1 अगस्त 1942 को हमने तिलक दिवस के रूप में भी मनाया था। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1920 में जब भारत में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है अगस्त में, तो 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले 1 अगस्त 1942 को हम किस रूप में मनाते हैं? हम तिलक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा आप। क्लियर है क्लास? और आपको पता है मुंबई अधिवेशन में ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। और कौन सा नारा दिया जाता है? करो या मरो का नारा। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत आपके जितने भी मेन लीडर्स होते हैं, जैसे अगर हम कहें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सरोजनी नायडू, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। पता है ना, ऑपरेशन जीरो आवर पूछा जाता है कि आपके किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। और ऑपरेशन जीरो आवर में क्विट इंडिया मूवमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं उषा मेहता लोगों का रोल आता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अब फिर बी सही उत्तर है। फिर ये प्रश्न देखो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि किनको किनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, ठीक है, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अरेस्ट कर लिया गया और कहाँ रखा गया? आगा खान पैलेस में रखा गया। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि 1942 का जो ऑपरेशन जीरो था उसके तहत सबसे पहले किस लीडर को अरेस्ट किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? महात्मा गांधी को पकड़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा क्लास? अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंतरिम सरकार का विचार किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर अच्युत पटवर्धन ने? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अंतरिम सरकार की बात की थी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। अच्छा, ये जो अब आपके प्रश्न आने वाले हैं ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बस एक बार रिवीजन कराने जा रही हूँ। 1909, 1919 और 1935 एक्ट, ये मॉले मिंटो, जहाँ से प्रश्न बनता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। बताओ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन एसपी सिन्हा लॉ मेंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जहां से प्रश्न बनते हैं वो बता रही हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर यूरोपियंस, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस। ठीक है, और क्या बताओगे? डायआर्की प्रोविंस में, बाइकैमरलिज्म, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, यहां पर डायआर्की सेंटर पे, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है। समझ में आ रहा है ना क्लास? अब तो आप लोगों को बता दिया। अच्छा, आप में से जिन स्टूडेंट ने इसके बारे में पूछा था वो मुझे स्पेशली बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया। और बिल्कुल चिंता मत करिएगा, एक क्लास में मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगी। 1773 एक्ट से लेकर पूरा 1947 माउंटबेटन प्लान तक पढ़ेंगे। उसमें हम पूरा एक एक एक्ट आपको बताएंगे और क्लास में आपको एक्ट इस तरीके से बताऊंगी कि बैकग्राउंड क्या है। जब आपको बैकग्राउंड पता होगा ना तब चीजें आपको समझ में आएगी। 1717 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आया? कभी सोचा है क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आया? क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ रहा था ईस्ट इंडियन कंपनी में। यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे ना वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडियन कंपनी बेचारी डूबती जा रही थी करप्शन की वजह से। और ईस्ट इंडियन कंपनी दौड़ के गई किसके पास? क्वीन के पास, क्राउन के पास, कि मैडम हमको पैसों की आवश्यकता है। मैडम ने कहा, अरे तुम्हारे यहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं ईस्ट इंडियन कंपनी के, वो तो बड़े अमीर हैं, तो कंपनी कैसे डूब रही है? मैडम बस पैसों की आवश्यकता। मैडम ने कहा रुको, मैं रेगुलेट करूंगी और आपको पैसे दूंगी जो जरूरत है, लेकिन मैं रेगुलेट करूंगी। तो वहां पे रेगुलेट करने की बात कही गई। आपको पता है यहां पर जो आपके गवर्नर जनरल थे, कहां के? बॉम्बे, मद्रास के, उन्हें बंगाल गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया और कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। जो एम्प्लॉयज थे कंपनी के, उनसे कहा गया कि आप कोई भी प्राइवेट गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां पे रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। फिर चार्टर एक्ट आया 1813। उसमें क्या हुआ? अब और थोड़ा हस्तक्षेप होगा। ये जो मोनोपोली है ईस्ट इंडियन कंपनी की, क्राउन ने कहा इस मोनोपोली को खत्म करो। बड़ी मोनोपोली इनको मिली है ट्रेडिंग में, कोई मोनोपोली नहीं होगी। हाँ चलो थोड़ा सा रहम कर रहे हैं चाइना के साथ और चाय की बागवानी में, मोनोपोली अभी रखो, लेकिन और जो मोनोपोली है इन कंट्रीज के साथ, कॉलोनीज के साथ, कि आप ही यहाँ पर वो करोगे, जाओगे। जो आप इधर देखोगे अगर, तो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहां पर आपकी मोनोपोली, इस मोनोपोली की मैं खत्म करूंगी चार्टर एक्ट के तहत। बस फिर चार्टर एक्ट में आप 20 साल बाद फिर देखते हो 1833 आता है, कहा जाता है पूरी मोनोपोली एकाधिकार ईस्ट इंडियन कंपनी की खत्म करो। आज से ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो खाली क्या रहेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहेगी और कुछ नहीं, बस पूरी मोनोपोली खत्म करो। अब जब 1857 का रिवॉल्ट हो जाएगा और नया एक्ट आएगा तो क्राउन क्वीन कह देगी, अरे आपका जो भी शोषण हुआ है, जो भी रिवॉल्ट हुआ है, ये ईस्ट इंडियन कंपनी की वजह से है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आज से, अभी से ईस्ट इंडियन कंपनी ने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और ये सब चीज़ें लेके आई, सबको मैं रद्द करती हूँ और मैं इंडियंस को क्राउन के अंडर करती हूँ। आप ब्रिटिश सॉवर्निटी को एक्सेप्ट करिए और जितना भी शोषण हुआ ये ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा किया गया, हमारे द्वारा नहीं किया गया।
तो आपको जब हिस्ट्री का बैकग्राउंड पता होगा तो उसके अनुसार आपको एक्ट्स पता होंगे। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगी, आप चिंता मत करिएगा। अब देखो, डायरकी सेंटर में 1935 के तहत लगाई गई फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई, 3 लिस्ट की बात की गई, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। फेडरल कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी बात इसी एक्ट के तहत की गई है। और क्या क्या बात की गई है? प्रोविंस में जो डायरकी थी उसको समाप्त करने की बात कर दी गई है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी क्लास कंफ्यूजन नहीं होगी जब आप लगातार सेशंस को देखेंगे। ये जो सेशंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं, वो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं आर्टिकल 20 और 21 से। बस 2-3 क्वेश्चन हैं, जल्दी से सॉल्व करके इस क्लास को आज यहीं पे एंड करेंगे। कहीं पर भी दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लूंगी। अब देखो, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 के तहत किस तरीके के प्रोटेक्शन की बात नहीं प्रोवाइड की गई है? ध्यान दीजिएगा, लिखा है नॉट प्रोवाइडेड। मैं स्क्रीन से इसलिए हट जाती हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को क्लियरली यहां पर दिख पाए, आप लोग पढ़ लो आराम से, क्योंकि जो आप लोग को परेशानी होती थी कि मैम लेक्चर में जो साइज है क्वेश्चन का वो बहुत छोटा है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो आर्टिकल 20 में याद रखिएगा यहाँ पर क्लास कि हमने दोहरे दंड से सुरक्षा की बात की है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए उसको बार बार सजा मिल रही, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमने प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ क्रिमिनेशन की बात की है, ठीक है। अब ये नहीं है किसी को आप उसी के खिलाफ गवाही दे, मैंने ही अपराध किया, मैं ही गलती हूँ, मैं ही वो हूँ, आओ मुझे सजा दो, ऐसा नहीं, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपका आर्टिकल 20 में नहीं है, ठीक है। और तीनों जो है वो आपके आर्टिकल 20 में है, ये याद रखिएगा। अब आर्टिकल 20 का जो पहला आपका दिया गया था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या होता है? पूर्वव्यापी विधि, अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 में आप देखेंगे पूर्वव्यापी विधि की बात की गई है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की। इसका अर्थ क्या होता है ये बोला गया, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है जो उस समय अपराध नहीं है, किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो उसके कार्य करने के बाद बनाया गया है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो क्लास याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, ना ही हम किसी भी व्यक्ति को एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट दे सकते हैं। जो आपके यहाँ पर अभी दिया गया था, देखो दोहरे दंड, ठीक है, दोहरे दंड, जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी से सुरक्षा, दोहरा दंड नहीं मिल सकता है एक व्यक्ति को किसी एक उसके मतलब एक ही अपराध के लिए। यहां पर बात की गई है एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब क्या है? अब आपने कोई क्राइम किया, लेट अस सपोज आपने कोई क्राइम किया और जिस समय आपने उस क्राइम को किया है उस समय उस क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना है, लेकिन उसके 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद एक लॉ आ जाता है कि अगर किसी ने ये क्राइम किया है तो उसको ये पनिशमेंट मिल सकती है। तो क्या आप 10 साल बाद उस आदमी को कटघरे में खड़ा कर देंगे कि भाई देखो ये लॉ आया, इस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिल सकती है तो आज इसको पनिशमेंट दो? नहीं। जिस समय उसने वो क्राइम किया था उस समय कोई लॉ नहीं था। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये क्या है? पूर्व व्यापी विधि, पूर्व एक्स पोस्ट फैक्टो की बात की गई है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है जो उसके कार्य करने के बाद बनाया गया है, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो, नाम ही से क्लियर हो रहा होगा, जब उसने कोई कार्य किया था उस समय कोई लॉ नहीं था कि उसको पनिशमेंट दी जाए। अब 20 साल बाद आप कह रहे हो कि उसने 10 साल पहले ये काम किया था और आज ये लॉ बना, चलिए उसको पनिशमेंट दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्लियर हो गया होगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है? तो बताइए, राइट टू डाई, राइट टू डाई क्या आपको लगता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत होगा?
फिर राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार में शामिल हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में कर दिया गया है। 300 में आप देखेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। आप क्या जाके कह सकते हो कि राइट टू लाइफ में मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता हूँ? नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू लाइफ में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार है। ऐसा होगा तो हर कोई पहुंच जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। राइट टू लाइफ में मेरा पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार है। अरे किस बेसिस पे पब्लिक ऑफिस को होल्ड करोगे? मेरिट रखते हो, एग्जाम निकाले हो, इंटरव्यू निकाले हो, किस बेसिस पे? तो ये नहीं होगा, ठीक है। राइट टू डाई का भी अधिकार नहीं है। हाँ, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ये है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत है। अगर आपको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आप जा सकते हो, कह सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब देखो 21वां, सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाकर सम्मानपूर्व जीवन जीने का अधिकार की घोषणा की? ठीक है, राइट टू लाइफ है, आपके पास जीने का अधिकार है, लेकिन जीने के अधिकार में भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है ना। अब जीवन जी रहे हैं, समझ में आ रहा है? विवाह किए हैं तो जीवन जी रहे हैं, भले सामने वाला कितनी भी गाली दे, मारे कूटे, जीवन चल रहा है। नहीं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मानपूर्वक जीवन सबका मौलिक अधिकार है। ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पर किस केस से रिलेटेड? तो ध्यान दीजिएगा, जब मेनका गांधी वाला केस हुआ तो यहाँ पर मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको सबमिट करा लिया गया। मेनका गांधी को देश से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा राइट टू लाइफ के अंतर्गत मेरा आता है लाइफ टू राइट विद डिग्निटी भी, ठीक है, विद डिग्निटी, मुझे पूरा अधिकार है। तो ये इसकी बात की गई है मेनका गांधी मामले में। कब? जब मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है पासपोर्ट ऑफिस द्वारा, तब मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और वो पूछती हैं कि किस अधिकार पे मेरे पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। तो ये याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी भी जो है वो आपका मौलिक अधिकार है। राइट टू लाइफ में आपके बहुत मौलिक अधिकार आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो बताइए, यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो है, ये विशाखा गाइडलाइन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। विशाखा गाइडलाइन क्या है? हरेसमेंट इन वर्क प्लेस, अगर किसी औरत का हरेसमेंट हो रहा है उसके वर्क प्लेस पे, तो वो आपका रिलेटेड है किससे? विशाखा गाइडलाइन से। विशाखा केस के पहले कहीं पर भी ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था जिसमें कोई ये लिखा हो कि अगर किसी औरत का शोषण या उसको परेशान किया जा रहा है उसके वर्क प्लेस पे। बाद में विशाखा गाइडलाइन के तहत इसको जोड़ा गया। तो ये आपका होता है हैरेसमेंट ऑफ विमेन इन वर्क प्लेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, इसकी बात किसमें की गई थी? तो के.एस. पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अब देखिए क्लास, आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। हम और भी ऐसे प्रश्न को करेंगे जो कि आपके मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब आप मुझे बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्लास। जब मैं पूरा सेशन ले लूँ तो आपका जब मैं कमेंट पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे आइडिया लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स को कहाँ पर और एफर्ट लगा के समझाना है। तो जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपको क्लास कैसी लग रही है, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समझा दीजिएगा मैम, तो मुझे लगा 1990 और 909 को भी कवर करते हुए चलते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्लास समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट सेंसस के क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन के क्वेश्चंस को कवर करने की बात कर रहे हैं, वो भी मैं कवर करूंगी। हाँ, और आप में से एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा कि मैम हर क्लास में एक स्कीम से रिलेटेड प्रश्न को कवर कर लीजिए। तो हम
स्कीम जो है वो हर क्लास में अगर एक एक स्कीम को कवर करेंगे तो अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसको मैं इंक्लूड करूंगी आने वाले सेशन में। ठीक है, स्कीम से रिलेटेड एक एक प्रश्नों को लेंगे क्लास के एंड में, 1 या 2 प्रश्नों को, ताकि आपकी स्कीम भी तैयार होती जाए और प्रीलिम्स आने तक आपका पूरा जो ये करंट वाले क्वेश्चंस भी हैं वो भी अब कवर हों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ ये सेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको यहाँ से मदद मिल रही होगी, आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट समझ में आ रहे होंगे। प्लस अभी जब सब्जेक्ट से नाम लिया तो अभी एक और कमेंट मैंने पढ़ा था कि आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम ज्योग्राफी के अर्थक्वेक वाले जो चैप्टर्स हैं और 1-2 और स्पेसिफिक आपने बोला था उसको समझाने के लिए, तो उसको भी हम आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे, चिंता मत करिएगा। बस आप मुझे टॉपिक के नाम बता दिया करिए कि मैम ये वाले टॉपिक्स कवर कर लीजिए, तो हम प्रश्नों के माध्यम से उसको कवर करेंगे, ताकि हमारे जो क्लास का जो शेड्यूल है वो भी ब्रेक ना हो, प्लस आप लोगों को जो भी आपके डाउट हैं वो भी सॉल्व हो जाए। तो क्लास अब यहीं पे आज के सेशन को एंड करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये सेशंस बहुत हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कोई और दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िएगा, खूब आगे बढ़िएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हो सकता है मेरे से अच्छी फैकल्टी आपको मिल सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा विश्वास अगर आपको किसी पर हो वो खुद पर, क्योंकि पूरे इस प्रिपरेशन फेज़ में और ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो आपको प्ले करना है। ठीक है, ऐश्वर्या मैम आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में या इंटरव्यू में नहीं रहेंगी, वहाँ पर आपको खुद अपने बैटल को लड़ना है। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा और अपनी कमियों को जानना पड़ेगा। अब कमियों को जान लिया, टॉपिक नहीं समझ में आया, वो टॉपिक आप मुझे बताएंगे तो मैं और पूरी डिकोड एग्ज़ाम की टीम आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन वो चीज़ आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, किस सब्जेक्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। अब आज के सेशन को यही एंड करेंगे। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, हमेशा अपना ध्यान रखिए, दूसरों का ध्यान रखिए और क्लास अच्छा बोलिए। ठीक है, हमेशा एक दूसरे से प्रेम पूर्वक अच्छे से बात करिए और एक दूसरे का आदर करिए, अपने माता पिता का आदर करिए और अपने ईश्वर पे, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आप लोग बहुत आगे जाओगे और आप लोग मेरे सिलेक्टेड ऑफिसर्स हो। तो ऑल द बेस्ट मेरे सिलेक्टेड ऑफिसर्स, हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अच्छा बोलिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।